Good morning, everyone. Good morning, guys. Very good morning to all of you and welcome back to Ever Exam Official ब्रह्मास्त्र बैच। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है स्पोर्ट्स का है। स्पोर्ट्स मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस 2022 में बनते हैं, जितने भी आयोजन हुए खेलों के, वो सारे के सारे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आज के सेशन में डिस्कस करें। सेशन अगर लाइव हो गया और आप सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार जल्दी से करके थम अप कर देंगे। फिर शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। ओके, गुड मॉर्निंग रूपाली, मोहम्मद हसनैन, वारसी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राघवी, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो तो शुरू किया जाए भाई सेशन आज का। रेडी ना सब लोग? ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे जो है ये हम कब सेलिब्रेट करते हैं। हाँ जी, आपको बताना है इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे जो है ये बेसिकली कब सेलिब्रेट किया जाता है। सो क्या लगता है करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ओलंपिक्स डे कब मनाया जाता है? जितने बच्चों को आंसर पता है वो आंसर करेंगे और फिर देन मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे लगता है नहीं पता है किसी को। देखो फिर 23 जून को हम हर साल मनाते हैं क्योंकि क्या है, इसी दिन आईओसी की स्थापना होती, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। 1894 के अंदर 23 जून को इसकी स्थापना हुई थी। तो पहली बार जब ओलंपिक्स खेले गए थे आपकी, ये कब खेले जाते? 1896 में। और कहाँ पर खेले गए थे? ग्रीस के एथेंस में खेले जाते हैं। ग्रीस के एथेंस में खेले जाते हैं पहली बार ओलंपिक्स जो है। आईओसी का हेड पूछा जाए प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन हो जाएंगे? तो ये है थॉमस बाक। प्रेजेंट टाइम पर हेड कौन है? थॉमस बाक है। तो ये तो बात हो गई ओलंपिक्स की। कितने साल में एक बार होते हैं? 4 साल में एक बार ओलंपिक्स होते हैं। जब आपके समर ओलंपिक्स होते हैं ना, उसके 2 साल बाद ही आपके विंटर ओलंपिक्स होते हैं। तो अभी ओलंपिक्स आपके 2020 वाले थे जो कि 21 में हुए थे टोक्यो के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके 2024 में ओलंपिक्स होने वाले हैं जो कि कहाँ होंगे? पेरिस में। नेक्स्ट होंगे 2028 में। ये कहाँ पर होंगे? लॉस एंजल्स में होंगे, लॉस एंजल्स यूएसए में। उसके बाद 2032 वाले ये होंगे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है। कौन सी वाले ओलंपिक्स है जिसमें क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है? तो 2028 वाले जो ओलंपिक्स हैं जो कि लॉस एंजल्स में होने वाले हैं, इस टाइम पर क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा। इस टाइम पर क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा, ये याद रखिएगा। इज इट ओके? हाँ जी, क्लियर है क्वेश्चन यहाँ तक सभी को? चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी 2021-22 का जो खिताब है वो किस टीम ने जीता? रणजी ट्रॉफी जो आपका क्रिकेट के क्षेत्र में खेली जाती है ना, रणजी ट्रॉफी का आयोजन किस फील्ड में किया जाता है? किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि अभी जो 2021-22 में हुई है इसको किसने जीता। इसकी शुरुआत कब से होती है? 1934 से हुई है। पहली बार 1934 के अंदर रणजी ट्रॉफी खेला गया था। इस बार इसको किसने जीता है? अभी तक ना एक भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने किया नहीं है। तो ये फरवरी 2022 में हुई थी। 17 फरवरी से 26 जून तक चला था भाई। 87th इसका एडिशन था। कौन सा एडिशन था? 87th एडिशन था इसका, है। और इसको जीता था किसने? मध्य प्रदेश ने जीती। रणजी ट्रॉफी 2021-22 किसने जीती? मध्य प्रदेश ने जीती थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी, तो 87th ये इसका एडिशन था। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक्स में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी है? हाँ जी, टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला एथलीट का नाम आपसे पूछा जा रहा है। पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? विलियम हेग, लॉरेल हबार्ड है, क्रिस मॉइजर है या फिर फ्रिक हेगन है? चलो ऑप्शन हसनैन का आंसर आया ऑप्शन नंबर डी। अगर ये गलत है तो फिर क्या कहोगे? राघवी का आंसर सही है। लॉरेल हबार्ड बिल्कुल सही है। ये ना यूएसए से बिलोंग करते हैं, ठीक है, लॉरेल हबार्ड। तो ये एथलीट हैं और टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाले फर्स्ट थे, फर्स्ट ट्रांसजेंडर थे। इनका नाम है लॉरेल हबार्ड। अच्छा, यही से दो चार नाम और मैं आपको एडिशनल लिखवा रही हूँ, वो भी नोट कीजिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाली पहली तलवारबाज महिला कौन थी, आंसर क्या हो जाएगा? भवानी सिंह, भवानी देवी।
अगर आपसे पूछ लिया जाए ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाली पहली नौका चालक, पहली महिला नौका चालक, तो इनका नाम क्या था? नेत्रा कुमारन, नेत्रा कुमारन। और अगर आपसे पूछ लिया जाए पहले घुड़सवार कौन थे ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाले, पहले घुड़सवार, तो ये थे फवाद मिर्जा। क्या नाम है? फवाद मिर्जा। और भी कुछ बचा है? चलो ये सारी चीजें आपको याद रखनी। 4 नाम यहाँ से हमने देखे हैं जिन्होंने पहली बार ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है? तो ये चारों नाम आपको टिप्स पर याद होने चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या है। वे 2022 को संपन्न गोल्फ प्रतियोगिता डच ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? यह है गोल्फ प्रतियोगिता, डच ओपन हुआ था 2022 में। तो पूछा जा रहा है कि इसको किसने जीता। हाँ जी, 4 नाम आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये किसने जीता। करेक्ट आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, तो इस प्रतियोगिता की बात करते हैं जो कि नीदरलैंड में संपन्न हुई थी ये प्रतियोगिता। तो न्यूजीलैंड के गोल्फर है यहाँ पर विक्टर पेरेज, इन्होंने जीता। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? न्यूजीलैंड से। और आयोजन कहाँ पे हो रहा था? नीदरलैंड। आयोजन जो है ये कहाँ पे किया जा रहा था? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में इसका आयोजन हो रहा है। पॉइंट्स क्लियर है यहाँ तक सभी को? नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। मई 2022 को पुणे में संपन्न महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब जो है ये किस टीम ने जीता है? ये वाला खिताब किस टीम ने जीता है ये आपको बताना है। चलिए आंसर करेंगे जल्दी से, क्या होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। सुपरनोवाज है, ट्रेल ब्लेजर्स हैं, वेलोसिटी है या फिर टस्कर्स है। जो T20 चैलेंज 2022 का खिताब है ये पुणे में इसका आयोजन किया जाता है, यानी कि महाराष्ट्र में। इसको जीता किसने है ये बताना है आप। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए है, सुपरनोवाज ने जीता था। सुपरनोवाज ने जीता था, सुपरनोवाज टीम ने इसको जीता था, ऑप्शन नंबर ए। तो 23 से लेकर 28 में 2022 इसका आयोजन किया गया महाराष्ट्र के पुणे में। और ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? बीसीसीआई के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। बीसीसीआई की बात करते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी स्थापना कब होती है? 1928 में इसकी स्थापना की जाती है। जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलता है? मुंबई के अंदर। और अभी बीसीसीआई के नए हेड अपॉइंट किए गए हैं रिसेंटली, अभी 2-4 दिन पहले अपॉइंटमेंट हुआ है नए हेड। ये किन्हें बनाया गया है? तो नए हेड जो बनकर आए हैं, रोजर बिन्नी नाम है इनका, रोजर बिन्नी। किन की जगह पे बने हैं? सौरभ गांगुली की जगह पे। रोजर बिन्नी किन की जगह पे बनाए गए हैं? सौरभ गांगुली की जगह पे बनाए गए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। मई 2022 को संपन्न भारत की पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप में संतोष ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता? संतोष ट्रॉफी किसमें दी जाती है? फुटबॉल में दी जाती है ना? संतोष ट्रॉफी का आयोजन किस खेल में किया जाता है? तो ये फुटबॉल में किया जाता है। तो आपको बताना है कि इसको किसने जीता, संतोष ट्रॉफी। आंसर करेंगे जल्दी से, क्या होगा? बिल्कुल हसनैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। देखो केरला ने जीता था। संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल में दी जाती है आपकी, है ना? अच्छा, फुटबॉल से रिलेटेड ना कुछ और चीजें भी याद रखिएगा, जैसे कि यूरो कप का आयोजन हुआ था। यूरो कप लास्ट ईयर हुआ था, अब तो हुआ नहीं है, उसके बाद से तो इटली ने जीता लेटेस्ट, आपको ये याद रखना। कोपा अमेरिका ये किसने जीता था? अर्जेंटीना ने ब्राजील को हरा के, अर्जेंटीना ने, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक डूरंट कप भी हुआ था आपका, डूरंट कप। ये 131वां एडिशन था जो कि कोलकाता में इसका आयोजन किया गया था। इसको किसने जीता? एफसी हैदराबाद ने। इसको किसने जीता? इसको जीता था एफसी हैदराबाद ने, ठीक है। ये आपका डूरंट कप हो जाएगा। तो फुटबॉल से रिलेटेड ये सारी चीजें आपको याद रखनी। और हीरो संतोष ट्रॉफी इसको किसने जीता? इसको जीता केरला ने। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। 75th एडिशन था भाई इसका। और ये केरला ने 7वीं बार जीता है। वेस्ट बंगाल को हरा के जीता है, यानी कि जो रनर अप टीम रही है वो वेस्ट बंगाल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पदक तालिका में शीर्ष राज्य कौन सा रहा? भाई अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 4th एडिशन था
4th एडिशन जो कि हरियाणा के पंचकुला में इसका आयोजन किया गया था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसको किसने जीता। हाँ जी, आंसर करेंगे जल्दी से। इसको किसने जीता? हरियाणा ने जीता। ठीक है, देखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। इसमें कुछ नए गेम्स को शामिल किया गया था, एक बार वो आप लोग पता होना चाहिए। कुछ नए गेम्स को, 5 नए गेम्स को शामिल किया गया था, जिसमें से 4 तो मार्शल आर्ट्स हैं। सबसे पहले 4 मार्शल आर्ट्स देख लेते कौन कौन सी है, ये नोट कर लीजिएगा, मैं दोबारा नहीं कराऊंगी, नोट कर लेना। मल्लखम, क्योंकि आज स्पोर्ट्स के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। मल्लखम जो एमपी की मार्शल आर्ट है, ठीक है। कलरी पैटू, कलरी पैटू जो कि केरला की मार्शल आर्ट है। एक है गटका जो कि पंजाब की मार्शल आर्ट है, ठीक है। और कौन सा बचा? हांग टी, हांग टी जो कि मणिपुर की मार्शल आर्ट है। और एक को योगासन को शामिल किया था। तो 4 तो मार्शल आर्ट्स हो गई और एक योगासन, इसको शामिल किया गया था। तो 5 नए खेल आपके शामिल हुए थे भाई, ठीक है। और इसको जीता है हरियाणा ने। दूसरे नंबर पे रहा है महाराष्ट्र। हरियाणा ने कुल कितने मेडल जीते हैं इसके अंदर? हरियाणा ने कुल यहाँ पर 52 गोल्ड मेडल सहित टोटल 137 मेडल जीते हैं। कितने? 137 टोटल मेडल्स जीते हैं हरियाणा ने, जबकि महाराष्ट्र ने 125 जीते। और इसी के दूसरे नंबर कर्नाटका और मणिपुर जो ये तीसरे और चौथे स्थान पे। टॉप पे हरियाणा है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है। हरियाणा ने 137 जीते, महाराष्ट्र ने 120, ये याद रखना। कुल कितने गेम थे? 25 थे। 5 नए शामिल किए। वो जो नए शामिल किए ना, वो आप लोग ध्यान से ही रखिएगा, वो याद रखिएगा, क्योंकि वहां से सवाल आपका बन सकता है। मैस्कट क्या था? धाकड़, विजय और जया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? मैस्कट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फीफा ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबान शहरों के नामों की घोषणा की। यह वर्ल्ड कप कितने शहरों में आयोजित किया जाएगा? देखो फीफा 2022 तो आप सभी जानते हैं ये कहाँ हुआ? आपके कतर, दोहा के अंदर। फीफा रैंकिंग भी आ चुकी है। फीफा रैंकिंग में टॉप पे कौन सी कंट्री रही है आपकी? तो इस बार जो है ब्राजील नंबर 1 पे है, और सेकंड नंबर पे है बेल्जियम, जो पिछले कुछ सालों से टॉप कर रहा था। यहीं पर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया 104 नंबर पे है, और लास्ट ईयर इसमें इंडिया की रैंक 106 थी। अब आते हैं जो नेक्स्ट एडिशन है इसका 2026 में होना है। तो ये जो है आपका 3 देशों में आयोजित किया जाएगा। वो 3 देश कौन कौन से? कनाडा है, मैक्सिको हो गया, और यूएसए हो गया। इन 3 देशों के 16 शहरों में आयोजन किया जाएगा, है ना। इन 3 देशों के 16 शहरों में जो है इसका आयोजन किया जाना है फीफा। अब फीफा की बात करते हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर फुटबॉल के मैचेस ये कंडक्ट करवाता है। इसकी स्थापना कब होती है? 1904 में। हेडक्वार्टर कहाँ मिलता है आपको इसका? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन हो जाएंगे? गियानी इनफैंटिनो। प्रेजेंट टाइम पे इसके जो हेड है ये कौन हो जाएंगे? गियानी इनफैंटिनो। इज इट ओके? चलिए नोट कर लीजिए सारी चीजें, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। नेक्स्ट, किस गेंदबाज ने आईपीएल में सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? सबसे अधिक विकेट्स लेने का रिकॉर्ड जो है यहाँ पर किसने बनाया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। फॉर क्वेश्चन नंबर 9 आंसर करेंगे जल्दी से, क्या होगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर? मोहम्मद हसनैन और रूपाली। आंसर करेंगे जल्दी से। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। देखो ये चेन्नई सुपर किंग के हैं, ड्रेन ब्रावो इनकी बात करते हैं। सबसे अधिक विकेट्स लेने का रिकॉर्ड जो वो इन्हीं के नाम पर है। ये कितना? 183, 161 मैचों में, 161 मैचेस में इन्होंने 183 विकेट्स लिया है। इतने विकेट्स लिए हैं, इसके साथ में ये नंबर 1 पे है। इसके बाद बात करेंगे लसित मलिंगा, श्रीलंका से हैं लसित मलिंगा। इन्होंने 170 विकेट्स लिए हैं। 170 विकेट्स के साथ में ये दूसरे स्थान पर है, ठीक है। और इसके अलावा 2 नाम और आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। हाँ जी, ब्रावो और मलिंगा के बाद में अमित मिश्रा है 166 विकेट्स। फिर है चौथे में पीयूष चावला है 157 विकेट्स, और हरभजन सिंह के नाम पर है 150 विकेट। अगर हम आईपीएल की बात करते हैं, आईपीएल का भी कौन सा एडिशन हुआ था? 15th एडिशन था, राइट।
इसको जीता था किसने? गुजरात टीम ने इसको जीता। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा विकेट्स लेते हैं उन्हें कौन सी कैप दी जाती है ना? जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं उन्हें तो दी जाती है ऑरेंज कैप, है ना? और जो सबसे ज्यादा विकेट्स लेते हैं उन्हें दी जाती है पर्पल कैप, उन्हें दी जाती है पर्पल कैप। तो क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये ऑरेंज कैप और पर्पल कैप जो है वो इस साल आईपीएल 15th एडिशन में किसे दी गई? कोई मुझे बताएगा ये दोनों नाम जल्दी से? ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, अगर आप लोग को नहीं आया तो फिर मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। पहले देखती हूँ मैं कितने लोग ट्राई करते हैं। आप मुझे दोनों नाम बताइएगा किसने जीता है यहाँ। चलिए तब तक बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अगर मैं भूल जाऊं तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है? चलो, जनवरी 2023 में पहली विश्व बाधित T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? क्या है ये? पहली विश्व बाधित, फर्स्ट ये ना डीप T20 क्रिकेट चैंपियनशिप है, जो पर्सन होते उनके लिए चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है। पहली बार इसका आयोजन कहाँ किया गया है? किस राज्य में? केरला में इसका आयोजन किया गया पहली बार, सॉरी किया जाएगा, जनवरी 2023 में हो, जो कि 10 से लेकर 20 जनवरी तक होगा। केरल के तिरुवनंतपुरम जो इसकी कैपिटल है। तिरुवनंतपुरम जो इसकी कैपिटल है, ठीक है? यहाँ पर इसका आयोजन किया। ओके, पॉइंट्स क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, तो 2023 में होगा ना ये आपका, तो इसको याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा आपसे। फरवरी 2022 को भारतीय क्रिकेट टीम ने रोहित शर्मा की कप्तानी में 1000वां वनडे किस देश के टीम विरुद्ध खेला? ये 1000वां वनडे मैच था जो कि किस टीम के विरुद्ध खेला गया था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर करेंगे जल्दी से। क्या दुनिया की पहली टीम बन गई है वनडे मैचेस खेलने वाली 1000? तो कौन सी बनी है? भारतीय टीम ने खेला ना की कप्तानी में, किसके विरुद्ध? सॉरी, के विरुद्ध खेला है। ऑप्शन नंबर बी होगा, वेस्ट इंडीज आंसर है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमने 1000वां टेस्ट मैच खेला है भाई यहाँ पे, तो और इसके साथ में भारत ने एक विश्व रिकॉर्ड यहाँ पर स्थापित कर दिया है। यहाँ पर वेस्ट इंडीज को भारत ने 6 विकेट से हरा करके ये खिताब हासिल किया, और ये कप्तानी किसकी थी? रोहित शर्मा की कप्तानी में, रोहित शर्मा की कप्तानी। ओके, अप्रैल 2022 को संपन्न FIH हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता? 2022 में इसका आयोजन हुआ है, 2021 वाला ये एडिशन था, तो पूछा जा रहा है इसको किसने जीता? नीदरलैंड ने। तो किसने जीता? नीदरलैंड इस टीम को जीता, महिला जूनियर था ये, ठीक है? तो 9th ये इसका एडिशन था, और चौथी बार जीता है नीदरलैंड ने, ये इसका 4th टाइटल था, चौथी बार जीता है, 9th एडिशन। ओके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ऑरेंज कैप जीती है जोस बटलर ने, और पर्पल कैप जीती थी युजवेंद्र चहल ने। किसने आंसर किया? हसनैन वारसी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है भाई, नोट कर लिया सब लोगों ने। ऑरेंज कैप जीती थी जोस बटलर ने, और पर्पल कैप जीती थी युजवेंद्र चहल ने, ठीक है? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स 2021 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान? What is the rank of India in the medal tally of Tokyo Olympics 2021? इंडिया इस लिस्ट में कौन से नंबर पे था? 48 नंबर। ज्यादा किसने यहाँ पे जीते हैं मेडल्स? वैसे नंबर 1 पे था इस लिस्ट, हम सभी जानते हैं। भारत ने कितने मेडल जीते? 7 जीते थे ना, 1 गोल्ड 2 सिल्वर और बाकी ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ओके, बाकी ब्रॉन्ज मेडल और गोल्ड मेडल तो इकलौता है जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता था अभी, और इन्होंने किस में जीता था? जेवलिन थ्रोअर में जीता था। इसके अलावा अगर इंडिविजुअल कैटेगरी में पूछा जाए तो नीरज चोपड़ा दूसरे भारतीय बने हैं, इनसे पहले भी जीत चुके। अभिनव बिंद्रा वो शूटर हैं, तो इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले ये दूसरे भारतीय बने थे, नीरज चोपड़ा। इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पर भारत ने बॉक्सर मैरी कॉम और पुरुष हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह के ध्वजवाहक के रूप में 21 नवंबर पर मार्च। ये ध्वजवाहक कौन रही थी? मैरी कॉम रही थी, और यहाँ पर मनप्रीत सिंह है जो कि मेंस हॉकी टीम के कैप्टन है, ये दोनों ध्वजवाहक रहे थे यहाँ पर। तो इंडिया 48 नंबर पर आए गाइज, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14।
12वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब जो है ये किसने जीता? हाँ जी, ये 12th एडिशन था, जूनियर महिला नेशनल चैंपियनशिप था, 12th एडिशन था इसका। और आप पूछा जा रहा है कि ये किस, आंसर बताएंगे जल्दी से क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जिनका आंसर है हॉकी हरियाणा ने जीता, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये भी महिला है और ये जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप है जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर इसका आयोजन किया गया था और हरियाणा टीम जो है इसमें विनर रही, हरियाणा ने इसको जीता है। और उप विजेता कौन रहा है? झारखंड। झारखंड को हरा कर जीता है हरियाणा ने। तो ये रनर अप टीम रही, अरे ये रनर अप टीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये सारे ना याद करने थोड़ा मुश्किल आपको लग रहा होगा, तो आप चीजों को थोड़ा ज्यादा बार रिवाइज करोगे तब याद होगा आसानी से, अदरवाइज तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी ऑब्वियसली। स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस और ये अवार्ड्स वगैरह के क्वेश्चंस है, थोड़ा सा टाइम लगता है। नेक्स्ट देखो, मार्च 2022 में किसने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड जीता है? हु हैज वॉन द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड इन 2022? किस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर? अवनी लेखरा, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू या फिर स्मृति मानना ने जी? ओके, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मीराबाई चानू ने जीता। कौन सा एडिशन था? तो ये इसका ना थर्ड एडिशन था। ये कौन सा एडिशन था? ये थर्ड एडिशन था। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो है यहाँ पर जीता गया है। एंड मीराबाई चानू की बात करते हैं तो टोक्यो ओलंपिक्स में खाता इन्होंने ही तो खोला था। सबसे पहले मेडल यही तो लेकर आई थी, वो भी कौन सा मेडल इन्होंने जीता? सिल्वर मेडल जीता। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये मणिपुर से बिलोंग करती है मीराबाई चानू और वेट लिफ्टर है। 49 kg की कैटेगरी में टोक्यो में जीता था इन्होंने सिल्वर मेडल, 49 kg कैटेगरी। नेक्स्ट, अच्छा एक और चीज याद रखिएगा यहीं पर, बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर पूछा जाए तो ये शेफाली वर्मा ने जीता है ये वाला टाइटल। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पूछा जाए तो ये कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता है। ये भी वेट लिफ्टर है कर्णम मल्लेश्वरी। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की चांसलर है प्रेजेंट टाइम पर। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की क्या है? चांसलर है। और पहली भारतीय महिला है जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता। 2000 में जो आपका सिडनी ओलंपिक्स हुआ था ना, तो वहां पर कर्णम मल्लेश्वरी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और ये पहली भारतीय महिला बनी थी ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाली सन 2000 के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वीवो प्रो कबड्डी लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता है? अच्छा, आईपीएल से ना एक और चीज याद रखिएगा कि जो नेक्स्ट आपका जो 16th एडिशन होने वाला है आईपीएल का, जो कि 2023 में हो, तो इस बार जो स्पॉन्सरशिप है वो किसके पास में रहेगी? अभी तक तो वीवो के पास में थी, अब ये जो स्पॉन्सरशिप है वो किस कंपनी के पास में जाएगी? टाटा ग्रुप के पास में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, वीवो प्रो कबड्डी लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता? जी, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे जल्दी से। इसका जो आयोजन है ये 22 दिसंबर से लेकर के लगभग 25 फरवरी तक हुआ था। 2022 में इसका आयोजन किया जाता है, जो कि बेंगलुरु के अंदर हुआ था। कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु में इसका आयोजन होता। तो आपको ये बताना है कि किसने जीता, इसका खिताब किसने जीता? दबंग दिल्ली ने जीता, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। किसने जीता? दबंग दिल्ली ने जीता था, बिल्कुल सही है भी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो इसमें कुल 12 टीमें हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था और दिल्ली दबंग ने किसको जीत, पटना पायरेट्स को हराया। तो यहाँ पर जो उप विजेता टीम रही, रनर अप जो टीम, वो कौन सी रही? पटना पायरेट्स, ये जो है रनर अप टीम रही। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17। इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब ये किस टीम ने जीता? इंडियन सुपर लीग 2021-22 की बात करते हैं, ये खिताब जो है वो किस टीम ने जीता है ये आपको बताना है। केरला ब्लास्टर्स एफसी ने जीता है, हैदराबाद एफसी है, जमशेदपुर एफसी है या फिर एटी के मोहन बगान ने जीता? क्या लगता है भाई करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए? हाँ जी, आंसर बताएंगे जल्दी से।
इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब ये किस टीम ने जीता? फॉर क्वेश्चन नंबर 17 आंसर क्या होगा? ओके, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। हैदराबाद एफसी ने जीता था केरला ब्लास्टर्स को हरा के। इसको हराकर केरला ब्लास्टर्स को हराकर जीता था। तो ये किसने? हैदराबाद एफसी ने जीता था। इंडियन सुपर लीग की बात करते हैं तो ये इसका कौन सा एडिशन था? 8वां एडिशन था। इसका एडिशन कौन सा था? ये 8th एडिशन, 8th इसका एडिशन था जिसको जीता था हैदराबाद एफसी ने। और हैदराबाद एफसी ने ये आपका जो डूरंट कप का 131वां एडिशन जो कोलकाता में हुआ था वो भी जीता है। और एक ये वाला हो गया आपका इंडियन सुपर लीग वाला। तो ये दोनों याद रखेगा, ये भी फुटबॉल में ही है आपका। ये क्या है आपका? फुटबॉल के अंदर ये 8वां एडिशन था और वो भी फुटबॉल में ही, दोनों फुटबॉल में दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, कौन ओलंपिक 2021 में सबसे कम उम्र का स्वर्ण पदक विजेता बन गया है? ओलंपिक्स में 2021 में सबसे कम उम्र में गोल्ड जीता है, किसने जीता है? तो ये जो है चाइना से बिलोंग करती एक छोटी सी बच्ची है। चाइना से बिलोंग करती एक छोटी सी बच्ची है। इसका नाम बताना है क्या है? फेजर लुइस, टेक चंद, क्रिस्टन स्टुअर्ट या फिर मोमिजिनेशिया? यस, बिल्कुल सही है, मोमिजिनेशिया करेक्ट है। राघवी गुप्ता, बहुत अच्छा। मोमिजिनेशिया कहाँ से? ये चाइना से बिलोंग करती है और ये सबसे छोटी बच्ची बन गई है ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाली। मात्र 13 वर्ष की है। एक सेकेंड, सॉरी, चाइना से नहीं, जापान से। जापान की है मोमिजिनेशिया। ठीक है, इतिहास में सबसे कम उम्र की ये ओलंपिक्स चैंपियन में बन गई है। 13 वर्ष इनकी आयु है सिर्फ। और ये कौन सा खेल खेलती हैं? और स्केट बोर्डर है। क्या है? स्केट बोर्डिंग करती है। क्वेश्चन नंबर 19, किशनगंज दिल्ली में विश्व स्तरीय कुश्ती एकेडमी की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? बाय होम विल द वर्ल्ड क्लास रेसलिंग एकेडमी बी सेट अप इन किशनगंज दिल्ली? जो विश्व स्तरीय कुश्ती एकेडमी है इसकी स्थापना पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा की जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 19 आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या होगा? हाँ जी, देखो दिल्ली में क्या है ना, एक वर्ल्ड लेवल पर एक रेसलिंग एकेडमी स्थापित की। तो मोस्टली बच्चे क्या करके आएंगे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करके चले आएंगे, क्योंकि रेसलिंग एकेडमी है तो सोचेंगे कि रेसलिंग फेडरेशन के द्वारा ही इसको बनाया जा रहा है। लेकिन नहीं, स्पॉन्सरशिप तो कोई भी कर सकता है ना। तो यहाँ पर भारतीय रेलवे होगा आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि रेलवे ने क्या किया है? पोस्ट लगाई है, लागत लगाई है और इसको स्थापित किया है। टोटल कितनी? 30.76 करोड़, 30.76 करोड़ इतनी कॉस्टिंग के साथ में रेसलिंग एकेडमी, जहाँ पर ना जो रेसलर से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं, जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं, उनको यहाँ पर ट्रेंड किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाए। ओके, ओलंपिक्स में बात करें कुश्ती में भारत द्वारा जीते गए कुछ पदक जो कि भारतीय रेलवे के खिलाड़ियों के हैं, जैसे कि सुशील कुमार हैं, इन्होंने 2008 और 12 में जीता। साक्षी मलिक ने 2016 में मेडल जीता था। रवि कुमार और बजरंग पुनिया 2020 में इन्होंने मेडल जीता था ओलंपिक्स के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस देश ने थॉमस कप 2022 की मेजबानी की थी? थॉमस कप 2022 की बात करते हैं तो इसकी जो मेजबानी है वो किसके द्वारा की? ओके, बैंकॉक बिल्कुल सही है, थाईलैंड के बैंकॉक में। थॉमस कप का जो आयोजन है 2022 में हुआ था, थाईलैंड के बैंकॉक के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। थॉमस कप किस में दिया जाता है? सबसे पहले तो किस खेल में दिया जाता है? तो ये बैडमिंटन में दिया जाता है। बैडमिंटन में दिया जाता है। तो बैडमिंटन में दो दिए जाते हैं, एक तो होता है मेंस कैटेगरी में, एक होता है वुमेन्स कैटेगरी में। जो थॉमस कप है ये आपका दिया जाता है मेंस कैटेगरी में, थॉमस। और वुमेन्स कैटेगरी में कौन सा दिया जाता है? उबर कप दिया जाता है। तो अब बात करते हैं थॉमस कप किसको किसने जीता। तो आप सभी जानते हैं थॉमस कप इस बार भारत ने जीता है, इंडिया ने जीता है। और वो भी किसको हरा के? इंडोनेशिया को हरा के। इंडोनेशिया जो कि इस खेल की 14 टाइम्स की चैंपियनशिप टीम रह चुकी है और इस बार हमने हरा दिया। तो इतिहास में ये पहली जीत है थॉमस कप की। हम इससे पहले हमने कभी भी थॉमस कप नहीं जीता, ठीक है। यहीं पर अगर हम उबर कप की बात करते हैं
तो इसका भी एडिशन यहीं पर हुआ था, थाईलैंड के बैंकॉक में। ये वुमेन्स को दिया जाता है। इसको किसने जीता? साउथ कोरिया ने जीता था। और किसको हरा के? चाइना को हरा के जीता था। किसको हरा के जीता था? ये चाइना को हराकर जीते उबर कप। तो ये दोनों जिसमें किसमें दिए जाते हैं? बैडमिंटन में दिए जाते हैं। याद रहेगा यहाँ तक। आगे बात करते हैं। अच्छा, अभी ना आपकी ग्रैंड स्लैम बचे हैं। पहले हम लोग ग्रैंड स्लैम करते हैं और उसके बाद एक लाइव टेस्ट। पहले हम लोग ग्रैंड स्लैम कर लेते हैं, उसके बाद लाइव टेस्ट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं ग्रैंड स्लैम का छोटा सा आप लोग को इतिहास बता देती हूँ। उसके बाद फिर हम देखेंगे 2022 में ये ग्रैंड स्लैम किस किसने जीते हैं, ये हम बाद में देखेंगे, है ना। चलो, तो देखो ग्रैंड स्लैम 2022। सबसे पहले तो देखो, साल में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। साल में कितने होते हैं? 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे जो पुराना वाला ग्रैंड स्लैम है, जो ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम कहा जाता है आपका, ये कौन सा होगा? ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम कौन सा है? विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन, इसकी शुरुआत 1877 से होती है। और ये जो है ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। किस पे खेला जाता है? ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका आता है यहाँ पे यूएस ओपन। यूएस ओपन की बात करते हैं, इसकी शुरुआत ना 1881 से होती है और ये खेला जाता है आपका हार्ड कोर्ट। ओके। अच्छा, तीसरे नंबर पे फिर कौन सा आता है आपका? फ्रेंच ओपन आता है। फ्रेंच ओपन, इसकी शुरुआत 1891 से होती है और ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। पर खेला जाता है, ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। लास्ट न्यूएस्ट ग्रैंड स्लैम जिसको कहते हैं, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन है। ये न्यूएस्ट ग्रैंड स्लैम होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसकी शुरुआत 1905 से होती है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है, ये भी आपका हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ये ये तो हो गया भाई इतिहास, जहां से सवाल बनता है आपका। चलो, इसको सबसे पहले नोट कर लो इसको जल्दी से। फिर हम आते हैं कि इस बार किस किसने जीता है, वो जरा एक बार देख लेते हैं। ठीक है? ओके, देखो भाई। नोवाक जोकोविच, यूएस ओपन। और फ्रेंच ओपन जीता है किसने? राफेल नडाल ने। एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करते हैं, ये भी किसने जीता है? ये भी जीता है राफेल नडाल ने ही। ये भी किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता। ये तो बात हो गई मेंस कैटेगरी की। चलो, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं वुमेन्स कैटेगरी का किस किसने जीता। नोट करते चलेगा भाई सब लोग यहाँ पर, ठीक है, दोबारा नहीं होंगी फिर ये चीजें। हाँ जी, वुमेन्स कैटेगरी की बात करते हैं तो वुमेन्स कैटेगरी में सबसे पहले विंबलडन ओपन, इलाना रिबेकाना करके इन्होंने, ठीक है। अच्छा, यूएस ओपन की बात करते हैं तो जो यूएस ओपन है आपका, ये इगा स्वाइटेक ने जीता है। इसने इगा स्वाइटेक ने जीता है। एंड फ्रेंच ओपन था आपका यहाँ पे, फ्रेंच ओपन भी इगा स्वाइटेक ने जीता है। इगा स्वाइटेक ने। और ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करते हैं, ये आस्ले बार्टी ने जीता है। इसने आस्ले बार्टी ने जीता। ये मेंस और वुमेन्स दोनों का रेशियो आपको याद रखना। चलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत? ठीक है। तो अब एक छोटा सा टेस्ट कर लिया जाए आप लोगों का। 10 एक क्वेश्चन करेंगे, कुछ मिसलानियस, आपको बीच में पता चलना चाहिए ना कि मिसलानियस क्वेश्चन मतलब। ओके, तो कुछ मिसलानियस क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे मैंने सारे आप लोगों को करा दिए। स्पोर्ट्स में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपका। जो नए गेम होने वाले हैं उनकी बात अलग है, लेकिन अभी तक जो आपके हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है वो हमने सारे देख लिए हैं। ठीक है? चलिए,
निम्न में से कौन सा प्रावधान है जो कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया? अब 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर, जिनमें से एक है जो कनाडा से नहीं लिया गया है, बाकी सब है जो कनाडा से लिए। अब देखना है कि कौन सा है जो नहीं लिया गया। ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। सशक्त केंद्र के साथ जो संघीय जो फेडरल सिस्टम है, हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लगे फेडरल सिस्टम, तो हमारा फेडरल सिस्टम है ये हमने किससे लिया? कनाडा से, बिल्कुल सही। केंद्र राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करता है, केंद्र के द्वारा होती है, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कहाँ से लिया हमने? कनाडा से, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी निर्णय, एडवाइजरी जो डिसीजन होता है, वो भी हमने कनाडा से लिया। लेकिन राज्यसभा के लिए जो मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते, किसका फोन बज रहा है? इसको साइलेंट कर दो या तो उठा लो। राज्यसभा के लिए सदस्यों को नॉमिनेट करना, ठीक है। क्या होता है कि राज्यसभा में जो 12 मेंबर्स होते हैं जो नॉमिनेट होते हैं, कितने 12 मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा? बाई प्रेसिडेंट इनको नॉमिनेट किया जाता है, ये बाई प्रेसिडेंट इन्हें नॉमिनेट किया जाता है। तो ये जो प्रावधान है ये हमने आयरलैंड से लिया हुआ है भाई, कहाँ से? आयरलैंड से। आयरलैंड से ही हमने डीपीएसपी लिया है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना, ये भी हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिया हुआ है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा यहाँ पे। पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप में आता है? हाँ जी, पोर्ट ब्लेयर की बात करते हैं, लिटिल अंडमान में, साउथ अंडमान, ग्रेट निकोबार या फिर द नॉर्थ अंडमान में आता है। पोर्ट ब्लेयर की बात करते हैं तो ये किस हिस्से में आता है? आंसर क्या होगा? नाइट पे कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा, द लिटिल अंडमान। अच्छा, और कोई? पहले आपने बी आंसर किया था, वो सही था, साउथ अंडमान। ये जो है आपका किस में आता है? ये साउथ अंडमान में आता है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में आता है साउथ अंडमान, मतलब पोर्ट ब्लेयर है जो साउथ अंडमान में आता है। ये अंडमान निकोबार की कैपिटल है, पोर्ट ब्लेयर। और अंडमान निकोबार की बात करते हैं, यहाँ पर टोटल आइलैंड्स की संख्या कितनी है? 572 आइलैंड्स है टोटल, जिसमें से 38 बसे हुए हैं। ओके, अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक पूछा जाएगा आपसे, क्या हो जाएगी इसकी हाईएस्ट पीक? क्या है? सैडल पीक। इसके जो हाईएस्ट पीक है ये क्या है? सैडल पीक है। ओके, एंड अंडमान निकोबार में आपको इकलौता एक्टिव वॉल्केनो कौन सा मिलता है? बैरन आइलैंड में। इकलौता एक्टिव वॉल्केनो कौन सा मिलता है? बैरन आइलैंड में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड? जो सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है ये कौन सा है? ये विश्व का सबसे बड़ा है, इसका आंसर तो सबको पता होना चाहिए। बिल्कुल, विजय का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। मोहम्मद हसनैन ने बिल्कुल सही आंसर। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो असम के अंदर है, और ये ब्रह्मपुत्रा नदी से बना है ना, ब्रह्मपुत्रा नदी से बना है। हमारे देश का जो सबसे बड़ा डैम है ना, जो कि भूपेन हजारिका है, वो भी ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। भूपेन हजारिका डैम नहीं, सॉरी, बार बार इसको मैं डैम क्यों, ब्रिज है ये, पुल है, सबसे लंबा पुल है, ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट ब्रिज इसी को कहा जाता है। इसके अलावा ना सबसे बड़ा सड़क सह रेल पुल यानी कि रोड कम रेल ब्रिज जो है वो भी आपको यहीं पर मिलता है, लार्जेस्ट रोड कम रेल ब्रिज, रोड कम रेल ब्रिज। तो ये कौन सा है? बोगीबिल ब्रिज है, बोगीबिल ब्रिज है, और ये भी ब्रह्मपुत्रा नदी पर ही बना हुआ है। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, ये बांग्लादेश में जो कहा जाता है, असम में इसको पुत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत सरकार द्वारा समर्थित एक बचत खाता योजना बालिकाओं के माता पिता के लिए, कि बच्चों की जो छोटी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए अकाउंट्स खोला जाए यहाँ पे, बचत खाता योजना। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी वो योजना थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, इंद्रधनुष योजना, या फिर उज्ज्वला योजना है? कौन सी योजना यहाँ पर स्टार्ट की जाती है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना। लेकिन ये कब स्टार्ट होती है? 2014 में स्टार्ट किया गया था। लड़कियों के लिए स्टार्ट किया गया था, जब बच्ची के लड़की के पैदा होने पर माता पिता जो है ना वो अकाउंट खुलवा सकते हैं।
और वहाँ पर ना सेविंग्स करें। वहाँ पर सेविंग्स करेंगे तो बैंक को जो है इस योजना के माध्यम से यहाँ पर इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा मिलेगा। फिर भविष्य में क्या है, भविष्य में शिक्षा और उनकी शादी के लिए भी यहाँ पर एक फंड जो है वो बनाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया गया कि आप अकाउंट्स खुलवाएंगे तो आपके बच्चे के भविष्य के लिए, जब आप उसको पढ़ाएंगे आगे चलकर, है ना, जब आगे उसकी शादी करेंगे तो वो जो पैसा है ना आपके उस टाइम पर काम आएगा। तो इसके लिए क्या है, सुकन्या समृद्धि खाता योजना है जो कि यहाँ पर शुरू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, किम्बरले सोने की खदानें किस महाद्वीप में स्थित है? क्या है किम्बरले सोने की खदानें हैं किस महाद्वीप में? यूरोप, एशिया, अफ्रीका या फिर नॉर्थ अमेरिका? आंसर बताएंगे जल्दी से। किम्बरले सोने की खदानें जो है ये आपको कहाँ पर मिलती है? यूरोप महाद्वीप में, अफ्रीका में या फिर नॉर्थ अमेरिका में मिलती है? बिल्कुल, जिनका आंसर है दक्षिण अफ्रीका करेक्ट है। अफ्रीका में मिलती है, साउथ अफ्रीका में मिलती है, ठीक है, साउथ अफ्रीका में मिलती है कैम्बरले। जो अब यहाँ पर ना हीरे और सोने दोनों, हीरे और डायमंड एंड गोल्ड दोनों का ही यहाँ पे माइनिंग किया जाता है। डायमंड एंड गोल्ड दोनों का माइनिंग किया जाता है। गोल्ड की बात करते हैं तो इंडिया में सबसे ज्यादा ये कर्नाटका के कोलार डिस्ट्रिक्ट में होता है। यहीं पर ना आपको हट्टी गोल्ड माइंस मिलती हैं, यहीं पर हट्टी गोल्ड माइंस मिलती हैं जहां पर सबसे ज्यादा ना माइनिंग वगैरह की जाती है, जहां पर सबसे ज्यादा माइनिंग वगैरह की जाती है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। किस साल में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा में बदल दिया गया था? देखो पहले जो है ना आपका जो आईपीएस है, इंडियन पुलिस सर्विस है, तो उस टाइम पर ये इंडियन इंपीरियल पुलिस हुआ करता था। आईआईपी कहा जाता था पहले, आईपीएस कहते हैं ना आज से, पहले आईआईपी हुआ करता था। तो वो कौन सा ईयर है जब इसको चेंज कर दिया गया था, ये आपसे पूछा। आजादी के बाद 1948 में, 50 में, 67 में या फिर 84 में से चेंज किया? आईपीएस ये उन 3 ऑल इंडिया सर्विसेज में से एक है जो कि आपकी ना अखिल भारतीय सेवाएं नहीं आती हैं आपकी, आर्टिकल 312 में दिया हुआ है अखिल भारतीय सेवाएं ऑल इंडिया सर्विसेज। इसमें आपका आईएएस ऑफिसर होता है, आईपीएस ऑफिसर, और तीसरी पोस्ट होती है आईएफएस, ठीक है, आर्टिकल 312, तो उसी के तहत आपकी ये है, ये आईपीएस ऑफिसर है। तो ये 1948 में चेंज किया गया था, 1948 में इसको आईपीएस बदल दिया गया, भारतीय शाही पुलिस कर दिया गया, इंडियन पुलिस सर्विस कर दिया गया इसको। पहले या ना, पहले क्या हुआ करता था, इंडियन इंपीरियल पुलिस हुआ करता था, इंडियन इंपीरियल पुलिस आईआईपी था, फिर इसका नाम चेंज करके आईपीएस किया गया था। ओके, राघवी का आंसर बिल्कुल सही था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कहाँ तक फैला हुआ है? To what extent is the jurisdiction of the Indian Penal Code extended at sea? आंसर करेंगे जल्दी से, कहाँ तक ये फैला हुआ है? भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार जो है ये कहाँ तक फैला हुआ है? देखो, जो भी समुद्र एरिया जो होता है, ठीक है, मान लीजिए ये है इंडिया का हिस्सा, यहाँ पर ये जो समुद्री एरिया है पूरा, तो ये जो एरिया होता है ये कितना है जो हमारे क्षेत्र में आता है, इसको हम मेजर करते हैं नॉटिकल माइल्स में। नॉटिकल माइल्स में मेजर करते हैं 12 नॉटिकल माइल, माइल यानी कि 12 समुद्री मील, इतना जो एरिया होता है वो हमारे देश के अंडर में आता है, ठीक है, वो भारतीय दंड संहिता के अंडर में आता है, हमारी जुरिस्डिक्शन में आता है। और जितना एरिया हमारे अंडर में आता है फिर उसमें माइनिंग वगैरह का राइट जो ना वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है, हमारी परमिशन के बिना यहाँ पर कोई भी माइनिंग नहीं कर सकता है, ठीक है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता इस क्षेत्र में, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमारा क्षेत्र ही, जो 12 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र होता है। इसको लेकर हमारे संविधान की आर्टिकल 297 के अंदर भी व्याख्या की गई है। 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की जो पहली महिला अध्यक्ष थी ये कौन थी? Who was the first president of Indian Women's Association formed in the year 1970? 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की जो पहली महिला अध्यक्ष थी ये कौन थी? इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन को फॉर्मेशन किया जाता है, हमें पहली महिला अध्यक्ष कौन? और स्थापना कहाँ होती है? मद्रास की अडयार में हुई थी इसकी स्थापना। विजय मेहता कह रहे ऑप्शन नहीं, एनी बेसेंट होगा, क्या होगा?
एनी बेसेंट होगा इसका सही आंसर। इसकी स्थापना एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स और एक जीना राजा दासा, इन्होंने मिलकर की थी, ठीक है। तो एनी बेसेंट को जो है भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष के रूप में चुना गया, इन्हीं को चुना जाता है पहली महिला अध्यक्ष के रूप में। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है ना, उसके बाद पहली महिला अध्यक्ष भी इन्हीं को बनाया गया था। सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बाद में बनती है, सबसे पहले एनी बेसेंट की। ओके, वह कौन सी मुगल इमारत है जो कि शुद्ध संगमरमर से बनी हुई है? हाँ जी, वह कौन सी मुगल इमारत है जो कि बनी पहली इमारत है, बनी पहली इमारत। अब बताइए आप। ताजमहल, बीरबल का महल, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह या फिर बुलंद दरवाजा है? ताजमहल, मुझे लग ही रहा था कि सब बच्चे ताजमहल इसका आंसर करेंगे, इसीलिए मैंने आपको पहली इमारत लिखा है। देखो इसकी बात करते हैं जब हम ताजमहल की, तो ये लगभग ये 1632 समथिंग ईसा पूर्व में इसको बना ईसा ईस्वी में बनाया गया था, 1632 समथिंग इसको बनाया गया था। और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, जो कि 1571 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाता है और ये 1580 के बीच में जाकर समा। तो आपसे पहली मुगल इमारत पूछा है, ये पहली मुगल इमारत है। ताजमहल बाद में बनाया गया था, सबसे पहले ये ताजमहल समथिंग 1632 ईस्वी में ओके। तो ये कहाँ पर आपको मिलता है? फतेहपुर सीकरी में है। इसके लोकेशन आपको कहाँ मिलती है? फतेहपुर सीकरी के अंदर मिलती है, जो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। ओके, तो इसका जो है बेसिकली पूछा जाए कहाँ पर है फतेहपुर सीकरी। हाँ, किसने बनवाया था इसको? हाँ, क्वेश्चन था किसको बनवाया? अकबर ने इसको बनवाया था। अकबर ने इसको बनवाया था, शेख सलीम चिश्ती की याद में इसको बनवाया जाता है। तो ये इनकी क्या है? दरगाह है। सलीम चिश्ती अकबर के ख्वाजा मदन चिश्ती क्या थे? ये वंशज, ठीक है, वंशज थे ये। नेक्स्ट देखिए, बॉन्ड की क्या परिभाषा है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड? क्या होता है भाई बॉन्ड? बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड बताएं जल्दी से, क्या होता है? कोई एक डॉक्यूमेंट होता है, क्या करती हैं, जैसे कि प्राइवेट कंपनीज हो गई या फिर सरकारी कंपनीज भी हो गई, तो ये बॉन्ड जारी करती है, जिस माध्यम से ये पैसा जुटाती है लोगों से, ठीक है। और फिर जो प्रॉफिट होता है तो उन लोगों को दे दिया जाता है, जैसे अपने शेयर्स नहीं होते वैसे ही होते हैं, बॉन्ड जारी किए जाते हैं वैसे। जब कंपनी के पास में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कम पड़ जाता है, पैसा चाहिए होता है, तो ये बॉन्ड जारी कर दे और इन्हीं के माध्यम से ये पैसा जुटाती है। तो एक तरह से ये कर्ज होता है जो कि वापस लौटाना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या है? संपत्ति के लिए जारी किया गया एक दस्तावेज होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, संपत्ति के लिए जारी किया गया। सरकार भी आय और खर्च के अंतर को पूरा करने के लिए कर्ज लेती है बॉन्ड के माध्यम से, तो बॉन्ड के जरिए ही कर्ज लेती है। जो बॉन्ड जारी करती है उसे गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो बॉन्ड जारी किए जाते हैं फिर उसको गवर्नमेंट बॉन्ड कहा जाता है। तो उसे क्या? गवर्नमेंट बॉन्ड कहा जाता है। निम्न नियुक्तियों में से कौन से नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? चलिए आंसर करेंगे जल्दी से, ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं हम यहाँ पर। देखो, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो भी हाई कोर्ट के जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस, अपॉइंटमेंट कौन करता है? चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों के चीफ जस्टिस और जो जजेस होते हैं, अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? बाई प्रेसिडेंट किया जाता है। राज्यपाल का भी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है? बाई प्रेसिडेंट होता है। लेकिन लोकसभा की अध्यक्ष जो है ना, ये बाई प्रेसिडेंट नहीं चुने जाए, मेजोरिटी से चुना जाता है इनको। तो ये जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, आर्टिकल 93 के तहत लोकसभा के स्पीकर जो हैं या फिर जो डेप्यूटी स्पीकर हैं, ठीक है, इनकी नियुक्ति का प्रावधान इस आर्टिकल में दिया गया है। तो वही संविधान का आर्टिकल 178 की विधानसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में 93 और विधानसभा को लेकर आर्टिकल 170। तो ये मेजोरिटी से चुना जाता है भाई। यहाँ पर एक आर्टिकल 94 क्या कहता है कि जब लोकसभा में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद खाली होता है या फिर वो पद से त्याग पत्र दे देते हैं, तो ये चीज किस आर्टिकल या फिर उनको पद से हटाया जाता है, तो ये आर्टिकल 94 में इसकी व्याख्या की गई है। यही चीज विधानसभा की बात करेंगे तो आर्टिकल 170, इसमें भी एक ऐड कर दो और आप इसमें भी एक ऐड कर दो, ठीक है। लोकसभा जैसे देश में लोकसभा काम करती, वैसे राज्यों में विधानसभा काम।
तो दोनों का प्रोसीजर आप सेम सेम ना याद करते हुए चलो कि इसमें कौन सा आर्टिकल है और उसमें कौन सा आर्टिकल। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, चुशुलू घाटी किस राज्य में अवस्थित है? खबरों में रही चुशुलू घाटी की बात करते हैं। तो ये जो घाटी जो वैली है कौन सी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर आपको मिलती है? हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तराखंड के अंदर लोकेटेड है? तो क्वेश्चन नंबर 12 आंसर क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर, लद्दाख में। चलो घाटी जो कि आपको कहाँ पर मिलती है? लद्दाख के अंदर मिलती है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी है करेक्ट आंसर, लद्दाख। लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही कौन है? राधा कृष्ण माथुर है, आर के माथुर है, जो कि यहाँ पर आपके गवर्नर हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ? ये अभी पूछा गया था भाई, आपका जो पेपर हुआ था ना, पेट का पेपर हुआ था, उसमें आया था क्वेश्चन आप कि जो प्रथम जैन सभा का आयोजन है वो बेसिकली कहाँ पर किया जाता है? तो पहली जैन सभा का आयोजन प्रथम बौद्ध संगीति कहा जाता है इसको, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ था या फिर राजगीर कहेंगे, बिहार के अंदर है। किसकी अध्यक्षता में? तो ये अजात शत्रु की अध्यक्षता में आयोजन किसने किया था? और महाकश्यप ने। आयोजन किसने किया था? महाकश्यप ने। तो ये तो हो गई पहली बौद्ध संगीत। आप मुझे बताइए दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किसने? फटाफट से दूसरी। और जो पहली बौद्ध संगीति होती है ना, इसी में जैन धर्म जो है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक दिगंबर बोला गया, दूसरे को श्वेतांबर बोला गया। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं जो आपकी पहली बौद्ध संगीत। प्रथम जैन सभा है ये बौद्ध संगीत, ये पहली जैन सभा है ओनली। पाटलिपुत्र होगा, सो बड्डी होगा भाई। जैन महासभा है, पाटलिपुत्र में हुआ था इसका आयोजन। और बौद्ध संगीति पूछा जाए तो उसका आयोजन हुआ था आपका यहाँ पर राजगीर के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग है, मुझे मैंने ध्यान से पढ़ा उसको, मैंने बौद्ध संगीति जैन सभा पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस मिट्टी से बना हुआ है? जो उत्तरी मैदान है भारत का, जो नदर्न प्लेन है, ये पूछा जा रहा है कि कौन सी मिट्टी से बना हुआ है। ये जो है कौन सी मिट्टी से बना? तो भारत में जो सबसे अधिक मात्रा में जो मिट्टी पाई जाती है वो पूरा का पूरा नदर्न प्लेन में ही पाई जाती है। और ये कौन सी है? आपकी जलोढ़ मिट्टी है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलुवियल सॉइल। इसका ना दूसरा नाम भी पूछा जाता है कई बार आपसे, इसी को कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, इसी को कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। तो ये जो ना भारत में 40% हिस्से पर पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? पॉइंट्स क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है, तो गाइस दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। आज के लिए बस इतना ही करेंगे, अब आपसे मुलाकात करते हैं कल। और कल आपका जो टॉपिक रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा, कल का क्या टॉपिक रहेगा, बट आज के लिए बस इतना ही। हाँ जी, अभी किसी का कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना हो तो मोहम्मद हसनैन जी, कोई डाउट आपका कुछ पूछ? ओके, फिर कल मुलाकात करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।